शुरू हो गया। समकालीन जनमत के पेज पर प्रेमचंद जयंती की पूर्व संध्या में आप सारे साथियों दोस्तों का स्वागत है। आज हमारे बीच हम लोगों की पीढ़ी के चर्चित युवा कथाकार चंदन पांडे जी मौजूद हैं। चंदन जी इस विशेष अवसर पर अपनी एक कहानी का पाठ करेंगे और कहानी की रचना प्रक्रिया से संबंधित आप सारे साथियों बातचीत में आज हमारे बीच हम लोगों की पीढ़ी के चर्चित युवा कथाकार चंदन पांडे जी मौजूद हैं। बातचीत में आए प्रश्नों का जवाब भी देंगे। तो मैं चंदन जी को आमंत्रित करता हूं आप लोगों के बीच कहानी पाठ के लिए। चंदन जी, जनमत की ओर से आपका स्वागत है। शुक्रिया। शुरू करें? हाँ। मैं आज जो अपनी कहानी का पाठ करूंगा उसके पहले मैं समकालीन जनमत के इस पूरे आयोजन को धन्यवाद भी देता हूं और खास करके प्रेम शंकर जी का, जिन्होंने यह संभव किया। मैं आज जो कहानी पढ़ूंगा उसका शीर्षक है दूब की वर्णमाला। ये दिन इतने साफ सुंदर हो रहे हैं कि इनमें किसी को भी माफ किया जा सकता है। मैं चाहूं तो खुद को भी माफ कर सकता हूं, तुम चाहो तो खुद को भी माफी दे सकते हो। देनदारों से झूठ में धड़ल्ले से बोलता हूं। आज पहली दफा पत्नी के सामने उन लोगों से झूठ बोलना पड़ा। झूठ की इस नई शक्ल से मेरे शरीर में सुरसुरी दौड़ गई और पत्नी की तरफ देखने का साहस भी मुझसे छूटता रहा। जिनसे मैंने झूठ बोला था वो दो लोग थे, गन्नू और राधे। वे हर हमेशा विनम्रता से पेश आते, कह रहे थे ब्याज की रकम अगर मैं नहीं लौटाता हूं तो कर्ज बहुत भारी हो जाएगा। आज वे सब बीमा पत्र भी लाए थे जिसके जरिए कर्ज चुकाना था। यह अंतिम तरीका जिसे देनदारों ने मजबूरी में अपनाया है। मेरी उम्र पर घिरी उस रात के 8:15 बज रहे थे। घर में था क्या जो मैं इन्हें वापस करता, इसलिए इनकी खातिरदारी करना एक अच्छा विचार लगा। इनको सुनाते हुए पत्नी से 2 चाय का आग्रह किया। इन दोनों के चेहरे से लग रहा था चाय के नाम पर चिढ़ गए हैं। शायद इन्हें उम्मीद रही हो कि रकम थमाकर मैं इन्हें जल्द ही फारिग कर दूंगा या रकम न वापस करने की सूरत में इनकी सलीकेदार फटकार भी सुन लूंगा। लेकिन चाय में जो समय जाया हो रहा था वो इनके चेहरे से जाहिर था। पत्नी दोनों हाथों से 2 ग्लास पकड़े हुए आई। ये स्टील के छोटे ग्लास चायपत्ती के पैकेट के साथ मुफ्त में मिले थे। पत्नी के मौका मुआयने पर पहुंचने और इन दोनों की समझाइशों का ऐसा मुहाना बन रहा था कि जो बात ये लोग मुझसे अभी अभी कह चुके थे उसे फिर दोहरा बैठे। क्यों भाभी जी, गलत कह रहे हो तो बताइए। कर्ज वापसी तो लगी रहेगी, लेकिन सूद का पैसा न चुकाने से कर्ज बहुत बढ़ जाएगा। पत्नी कहती भी तो आखिर क्या कहती, सो चुप सिर हिलाया, जिसे हाँ या ना दोनों ही मतलबों के लिए पढ़ा जा सकता था। मैं कर्ज लेता हूं यह मेरी पत्नी जानती है। न सिर्फ जानती है बल्कि अपने गले में मौजूद आधा भर वाली सोने की सीकड़ी और 2 पायलों में से एक बेचकर कर्ज उतारने में मदद भी किया है। दूसरी पायल बेचकर हमने अपने दूसरे लेकिन अजन्मे बच्चे का इलाज कराया था। फिर भी उसे हम बचा नहीं पाए। मैं कर्ज लेता हूं यह मेरे देनदार जानते हैं, और अब तक यह अनकहा नियम चलता आया कि इस लेन देनदारी का जिक्र हम तीसरे के सामने कभी नहीं करते। अगर ये लोग मुझे सड़क पर भी राह पकड़ लेते तो भले ढंग से पेश आते थे।
राहगीर हमारी बातचीत का तरीका देखकर यही समझते कि हम पुराने परिचित हैं। इनको देखते ही मैं साइकिल से उतर जाता हूँ। ये लोग पहले मेरा हाल चाल पूछते हैं, देर तक मुझसे दुनिया जहान की बातें करते हैं और चलते चलाते वक्त कर्ज का एक हल्का जिक्र कर देते हैं। मैं उन्हें वादा कर लौट आता हूँ। यह जानना खुद अपने आप में मुझे सुकून देता है कि दुनिया को मेरे कर्ज न लौटाने का पता नहीं है। लेकिन आज पत्नी के सामने इस अनायास जिक्र से मैं घबरा गया। अगले हफ्ते का वादा करते हुए कह बैठा, अगर कुछ भी संभव न हो पाया तो इन्हीं के कुछ गहने बेचूंगा, पर अगले हफ्ते तक का समय दीजिए। देनदारों के जाने के बाद देर तक मैंने और सुमित्रा ने कोई बात नहीं की। भोजन के वक्त भी मैंने बेटे को हथियार बनाया। उससे पढ़ने पढ़ाने की बात करता रहा, जिससे यह खबर मिली कि महाशय 2.5-3 हफ्तों से विद्यालय ही नहीं गए हैं। अगली सुबह भी पत्नी से बातचीत बचते बचाते ही हो पाई। जब सामान्य बातचीत शुरू हुई तब भी हमने इस झूठे गहने के मुद्दे पर कोई बात नहीं की। यहाँ तक कि जब अपने मालिक से अपनी ही तनख्वाह उधार मांग कर लाया तो उसे कर्ज वापसी के लिए रखते हुए भी पत्नी ने एक बार भी उस झूठ के बारे में नहीं पूछा। ऐसा नहीं कि हम आपस में झूठ नहीं बोलते, पर एक के सामने दूसरे का झूठ बोलना इस एहतियात को समूची जगह देता है कि हो सकता है अगले की सारी बातें झूठी हों। जैसे जब मैं अपनी तनख्वाह उधार मांग कर लाया तो सोचा था पत्नी को सच बताऊंगा, बता भी चुका होता, पर अचानक ख्याल आया पूछेगी सीधे ही मांग लिया या कोई झूठ बोलना पड़ा। यह संशय भी वो मेरे सम्मान को मेरे ही मन में बचाए रखने के लिए करती, वरना उसे तो पक्का ही पता था कि मैंने झूठ बोलकर ही अपनी तनख्वाह को उधार में मांगा होगा। सुमित्रा की यह धीर गंभीरता ने मेरे भीतर का घरेलूपन बचा रखा है, वरना अक्सर मैं सोचता हूँ कहीं भाग जाऊं। शायद सुमित्रा यह जानती है कि बाहर की दुनिया, जैसे वह आटा चक्की जहां मैं गेहूं पीसने का काम करता हूँ, या वह चौरस्ता जहां मेरी दुनिया सिमटती है, वहां मेरी कितनी इज्जत है। विवाह के शुरुआती वर्षों में मैं घर वालों के सामने अक्सर इन्हें गाली दे दिया करता था। उसे वो सुन लेती थी, पर एक दिन इन्होंने तरकीब से समझाया, अगर हम एक दूसरे की ही इज्जत नहीं करेंगे तो दुनिया से कोई उम्मीद कैसे की जा सकती है। सुमित्रा के जरिए ही मैं इस बुद्धि को समझ पाया कि मेहनत करके अमीर बनने का ख्वाब झूठा है। अगर ऐसा होता तो सुमित्रा से अधिक मेहनती कोई नहीं था। लोग मेरे दड़बे तक इसकी पैरवी करने आते हैं कि मुंह मांगा मेहनताना लेकर भी सुमित्रा उनके घर का काम काज करने के लिए राजी हो जाए। उनकी मेहनत और अपनी जलालत इतनी मुद्दत बाद समझ आई कि अब सब धुआंया लगता है। वरना एक योजना मेरी यह है कि अगर मैं कर्ज वापस कर दूं और फिर 10 या 15 सालों में 18-20 हजार जैसा कुछ पैसा बना सकूं तो अपनी आटा चक्की डाल लूंगा। सुमित्रा ने भी इस योजना को खारिज नहीं किया, पर पहले 8,000 का यह कर्ज, फिर उस पर ब्याज 100 रुपए पर 2 रुपए हर रोज, यानी 8,000 के मूल पर 160 रुपए रोज, 4,800 का माहवारी ब्याज, 57,600 रुपए पूरे वर्ष का ब्याज। अगर एक वर्ष में इतनी रकम चुकता कर देते हैं तब अपने दिमाग पर जोर डालिए, आप पाएंगे कि वह जो मूलधन था वह तो वहीं का वहीं है। आपके पास दिख भले न रहा हो, आप उसका इस्तेमाल भले ही न कर पा रहे हो, पर ध्यान रखिए कि वह मूलधन आपके ही पास है। मैंने इतनी गिनती नहीं सीखी कि इस कर्ज की कुल रकम निकाल सकूं, और दूसरे गन्नू देनदार की बात भी भरोसेमंद है। गन्नू ने ही उस एजेंट से मिलवाया। हम दोनों विस्मय से मिले। एजेंट साहब के घर से गेहूं उसी चक्की पर पिसने आता है जहां मैं काम करता हूं। उन्होंने पहले मेरा हस्ताक्षर लिया। मैं वर्षों बाद, शायद स्नातक की परीक्षाओं के बाद, कलम हाथ में लिए था। मुझे आश्चर्य यह हुआ कि जो हस्ताक्षर अपने मन मस्तिष्क में मुझे याद था, वैसा कुछ मैं कर नहीं पाया। कमलेश। हस्ताक्षर करते हुए इस शब्द को मैं ऐसे लिखता था कि क वाली लकीर ही म की पहली लकीर हो और तालव्य श की लकीर जरा घूमती हुई हो। पर आज मैंने अपना हस्ताक्षर यूं किया, क म ले श। मुझे दबी हुई शर्मिंदगी इस बात की हुई कि कहीं गन्नू और एजेंट साहब
मेरे ग्रेजुएट होने की बात को गलत न मान लें। यह बात मुझे तब गुस्से की शक्ल में याद आती थी जब कोई ग्राहक मुझसे इसलिए बदतमीजी से बात कर बैठता था क्योंकि मैं आटे चक्की वाले के यहाँ नौकर लगा हूं। मैंने एजेंट को अपनी हस्ताक्षर वाली बात बतानी चाहिए, पर वो कुछ गुणा भाग में लगे हुए थे। गन्नू और एजेंट ने मेरी बात अनसुनी कर दी और अपनी चिंता जाहिर की। अस्पताल का खर्च गन्नू उठा लेंगे, लेकिन बैसाखी का खर्च और आगे के इलाज वाले खर्च मुझे उठाने होंगे। मेरा हस्ताक्षर तुरंत का ही खराब हुआ था। इसकी खीज मुझे थी, इसलिए मैंने ही कहा, दाहिना हाथ चलेगा? यूं भी चक्की के हौदे में गेहूं की बोरी उड़ेलने का काम मैं बाएं हाथ से करता हूं, दाएं से बस सहारा देता हूं। दाहिना हाथ कटवाने की बात पर गन्नू ने इसे इतनी आत्मीय डांट लगाई कि मुझे रोना आ गया। यह मेरे अनुमान से बाहर था कि इस शहर में मेरा भला सोचने वाला भी कोई है। उस एजेंट और गन्नू दोनों ने एक ही आवाज में बताया, पैर कटा लो, बीमा कंपनी वालों का भरोसा भी मिल जाएगा और पैसा भी। 70,000 का चेक अगर मैं चाहूं तो मेरे नाम या फिर गन्नू के नाम से बन जाएगा। एजेंट को तो मैं खैर इसकी आदत रही होगी, पर गन्नू के लिए शायद कर्ज वापसी का यह तरीका नया था। इसलिए दोनों इस बात पर देर तक बहसते रहे, पैर काटने का काम कैसे होगा। बीमा कंपनी वालों की सख्त हिदायत थी, काम के दरमियान हुए हादसे ही मान्य होंगे। इस शहर में मुझसे पहले 3 मामले ऐसे बन चुके थे जिनमें सावधानी पूर्वक दुर्घटना कराकर रकम ली गई थी और फिर देनदारों को लौटाई गई थी। गन्नू और एजेंट इसी बिना पर बिना किसी घबराहट के बातचीत कर रहे थे। अपने मन की मैं खुद भी नहीं जानता था, इसलिए उनकी बातचीत से जो रेसे छन रहे थे उससे मैं आगामी जीवन की कल्पना कर रहा था। यह तो नहीं कह सकता कि पैर कटाना मेरी स्वेच्छा थी, पर अभी मैं बैसाखी के बारे में सोच रहा था। बैसाखियां मैंने दूर ही दूर से देखी हैं। आज खुद को बैसाखी की कल्पना करते हुए मन में यह कौंधा, नकली पैर भी तो लगवाया जा सकता है। बैसाखी को बगलों में पकड़ते हुए कहीं घाव न हो जाए। यह भी कई बार होगा कि मेरा बेटा उसे लेकर खेलने चला जाएगा और मैं किसी जरूरी काम के लिए एक पैर पर कूदते हुए जाऊंगा। पर एक दृश्य की कल्पना मैं चाह कर भी नहीं कर पा रहा था। जब मैं कटे पैर लेकर घर पहली बार जाऊंगा, तब पत्नी का सामना कैसे करूंगा? क्या उसे गफलत में रखना सही है? वो समझ जाएगी। जब इस हादसे के बाद कुछ दिनों के लिए लोग मेरे पास आना बंद कर देंगे, वो सब समझ जाएगी। यह पूरा सोचना ही सांस लेना दूभर कर रहा था, इसलिए पूछ बैठा, कैसे होगा? एजेंट ने बताया कि जिस पट्टे के सहारे घूमती है उसमें मुझे अपना पैर देना होगा। ध्यान रहे कि पैर ऊपर पड़े, तभी मैं लुढ़कते हुए चक्की की तरफ आ पाऊंगा। अगर कहीं बिजली मोटर की तरफ गया तो जान जा सकती है। गन्नू ने मेरे हाथ पकड़ लिए। वह दिल से दुखी था। कहने लगा, हमारी मजबूरी है भाई, वरना खून खराबा किसे पसंद होगा। यह भी कह बैठा, ध्यान देना कमलू, अगर हाथ या पैर से अलग कोई नुकसान होता है तो बीमा कंपनी वाले शायद ही कोई रकम वापस करें। 70,000 का नुकसान खामखा हो जाएगा। एजेंट ने गन्नू की बात पर मीठा ऐतराज जताया। 70 नहीं, 60, 10 तो हमारा भी बनता है ना, कईयों में बांटना पड़ता है। मेरे मन में एक भावुक ख्याल आया। सोचा कह दूं, अभी आप 70 मुझे दे दो, 10 मैं आपको कमा कर दे दूंगा। पर मैं इतना भरा बैठा था कि अगर मुंह भी खोलता तो रोने लगता। इसीलिए चुप रहकर भी इस उम्मीद से एजेंट को देखता रहा, कितना अच्छा हो अगर यह मेरे मन की बात समझ जाए। जब एजेंट ने अपना मुंह खोला, मुझे लगा कि वो मेरी बात समझ चुका है। उसने वाक्य का अद्धा चलाया, अब उम्मीद करें। गन्नू मुझ मरे का मुंह देखने लगा। मैंने अपने मुंह पर दाहिना हाथ बजाते हुए कहा, कल। फिर कहा, तो एक दिन का समय मिल सकता है क्या? गन्नू जैसे किसी पाप से छुटकारा पा रहा हो
कह बैठा, हाँ यार, चौथे रोज तक का समय ले ले तू। यहां तक कि चाय के पैसे भी उसने इस बार उसने ही दिए। उनसे विदा लेने के क्रम में मैं अपने पैरों को देखने लगा। शाम की भीड़ थी और लोगों की निगाह का खतरा मोल लेते हुए भी एक पैर पर 5-6 कदम उछल कर देखा। दाहिने पैर से उछलने में आसानी हो रही थी, पर बाएं पैर पर खड़े होते हुए शरीर कांप रहा था। इस पर गन्नू ने समझाया, बाएं पैर खड़े होते समय मुझे आगे नहीं झुकना चाहिए। यह रकम अगर 70,000 की होती तो सारे कर्जों और खर्चों से निजात संभव थी, लेकिन 60 भी कम नहीं होते। इतनी रकम के बाद मुझ पर मात्र 5,600 रुपए का कर्ज बच रहा था, वह भी मूलधन था। गन्नू ने बताया, इस नई रकम पर चढ़ने वाले ब्याज का गुणा गणित वो शाम तक बता देगा। शाम के नाम पर मुझे लगा ये लोग कहीं फिर से घर ना आ धमके। मैंने ही खुलते हुए कहा, गन्नू गुरु, पत्नी के सामने कर्ज उआम का जिक्र न किया करो। गन्नू भला आदमी। गन्नू को वो घटना जैसे याद थी। कहने लगा, बात बेबात हो गई थी और फिर मुंह से निकल गई। यह भी याद दिलाया, उस एक दिन के अलावा तो कभी कुछ नहीं कहा। यह कहने के बाद गन्नू और एजेंट मेरा मुंह देखने लगे, इसलिए मुझे कहना पड़ा, नहीं, बिल्कुल नहीं। देखा, शाम का सूरज मेरे ही दुख में डूबा जा रहा है। स्थानीय कर्ज से लदा फदा मैं अक्सर झूठ बोलता था। कभी कभी देनदार घर तक चले आते थे, वो आने से पहले खबर भेजते थे। पहली दूसरी दफा मैंने जो भी सोचा किया हो, पर बाद के हर एक मौके मैंने इसी जुगत में निकाले कि बेइज्जती न हो। जो देनदार थे उनकी मुश्किल यह थी कि सूद की कमाई पर ही उनका भी जीवन यापन होता था। वो एक समूह और धीरे धीरे एक जात में तब्दील न हो गए होते तो कोई उनसे उधार भी शायद ही लेता। वो बेहद आलसी, दुलरुआ और रंगबाज टाइप के लोगों की जमात थी। मेरे मालिक ने नौकरी के पहले ही साल में गन्नू से परिचय करा दिया था और सुख दुख के मौके पर कर्ज दिलाने की बात करते थे। मैं बचता बचाता रहा। जब अजय पैदा होने वाला था तब हमारे सारे अनुमान गलत पड़ गए। फिर भी हमने जैसे तैसे परिचितों से उधार लेकर काम डगराया। पर पिछले साल जब मेरा अजन्मा बच्चा सुमित्रा के शरीर में था और ऐसी अनसुनी बीमारियां मिली कि मैंने बच्चे के लिए नहीं, सुमित्रा के लिए मालिक के पास गया और उन्होंने खुशी खुशी 8,000 का कर्ज दिलवाया था। कर्ज के साथ इंडिया इंश्योरेंस नाम की कंपनी का फॉर्म भी भरा गया था। 8 में से 1,000 मुझे उस कंपनी को देने पड़े, इस शर्त के साथ कि हर महीने के 200 रुपए मुझे अगले 5 सालों तक उस कंपनी को देने होंगे। एवजी यह थी कि इस दरमियान अगर मेरे हाथ या पैर सलामत नहीं रहे तो मुझे 70,000 रुपए मिलेंगे। मुझे याद है, मेरे हस्ताक्षर वहां सही सांचे में उतर गए थे। घर वापसी में प्रश्नवाची एक ख्याल आया, कर्ज की जो रकम बची है, क्या उस खातिर भी कोई बीमा करानी पड़ेगी? इसे आगे पीछे कुछ सोच पाता कि पाया अजय मुझसे झूल रहा है। आटे की गर्द से सना हुआ था। मैंने बरजा। पत्नी घर पर नहीं थी। कपड़े उतार कर अंगूछा बांध लिया और लेटा तो सुकून वाली नींद आ गई। पहली नींद में ही पत्नी ने भोजन के लिए जगा दिया। जगने पर सबसे पहले मैंने अपने पैर टटोले, वो अपनी जगह पर थी। राहत वाली महसूसियत हो रही थी। हंसी भी आई कि कर्ज उतरने का तरीका भी अभी हाथ आया है। जब तक कर्ज जमा ना हो जाए तब तक की खामख्याली से बचना चाहिए। यह सुकून था या उसकी तलाश की रात बहुत दिनों बाद मैं सुमित्रा का बगलगीर हुआ, वरना सुमित्रा बेटे को लेकर खाट पर रहती और मैं अपना बिस्तर जमीन पर लगाया करता था। सुमित्रा हालांकि उल्टे करवट थी, फिर भी मेरी आहट पाकर डुली। जिस पल मैं उसे अपनी ओर खींच रहा था, वो पल विगत 10-15 वर्षों का सर्वाधिक चिंता मुक्त और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। अचानक मुझे अपने पैरों की याद आई। मैं थमा, पीठ के बल पलटा और सुमित्रा से पूछा, मेरे पैर हैं क्या? अंधेरे में सहमे हुए उसने मेरे पैर टटोले और चिढ़ गई। मैंने फिर अपने हाथों से अपने पैर टटोले, पाया सही सलामत है। हम दोनों करवट करवट घूम गए। अपनी आवाज की परिधि भांपने की खातिर पहले मैंने गला साफ किया। फ्रीक्वेंसी सही थी और उसी लय पर सुमित्रा को बताया, बीमा वाले आए थे।
परसों की तारीख तय है, बात पैर पर टूटी है। कर्ज लेने के दिनों में ही सुमित्रा को बताया था कि अजूबा शर्त वाले कागजों पर हस्ताक्षर करने पड़े हैं। उस वक्त भी मैं मुतमईन था कि यह सब दिखावे की बातें हैं, वरना ऐसा कोई करता है क्या? कर्ज के लिए जानबूझकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाना, वो भी जानबूझकर। तब यह संभव नहीं लगा था। सुमित्रा चिंतित और बेपरवाह के बीच कुछ दिखी। जब बिजली मिस्त्री वाली खबर आई थी कि उसके हाथ काटकर बीमा की रकम वसूल की गई है, तब भी हमने यकीन नहीं किया था। आज भी जब सुमित्रा को बता रहा था तो उसकी तरफ से मुझे कोई हलचल महसूस नहीं हुई। मैंने दोबारा अपने घुटने छुए, पर मुतमईन नहीं हो पा रहा था। एक दृश्य मेरे सामने कौंते कौंते रह गया कि लाख कोशिशों के बावजूद मैं सुमित्रा से प्रेम करने के लिए नाकाबिल हो गया। देर रात सुमित्रा ने मुझे जगाया, पूछा, और कोई रास्ता नहीं है? उसके पूछने का स्वर डोलता हुआ जाता था, ऐसा कि जो ख्याल मुझ पर सारा दिन कोई फर्क नहीं डाल पाया, उसकी स्मृति मात्र से मैं रोने लगा। मुझे ठीक ठीक कारण पता होता तो शायद मैं चुप लगा जाता, पर मैं खुद भी नहीं जानता था कि मैं किस बात पर रो रहा हूं। मेरी रुलाई सुनकर हमारा बच्चा भी जग गया और उसकी रुलाई बहुत तेज थी। मैं पैर कटने के ख्याल से रो रहा था, या अपनी असहायता पर, या अपनी बेरोजगारी सी रोजगारी पर, या लाचारी पर, या इस भरे पूरे शहर में मिले अकेलेपन, या दुश्वारियों पर, या कर्ज पर, या पत्नी पर। मैं कुछ समझ नहीं पाया, इसलिए रोता रहा। सुमित्रा पास ही बैठी रही और जिससे चुप करा सकती थी, यानी बेटे को, उसे ही चुप कराया। मेरा रोना आहकने में तब्दील हो गया था, और जब बेटा सो गया तब सुमित्रा ने कहा, यहां से निकल चलते हैं। मैं अपनी बेचैनियों में इस तरह गुम था कि इसकी बात का ध्यान नहीं धर पाया। कुछ देर बाद उसने फिर दोहराया, यह शहर छोड़ देते हैं। मैं बार बार अपने पैर छुए सहलाए जा रहा था। इस एक वाक्य के बाद हम दोनों चुप हो गए। मैं खाट से उतरकर जमीन पर चला आया और सारी रात जगा रहा। शहर छोड़ना गलत होगा जैसी धुन समूची रात मेरे भीतर बजती रही। दूसरे कर्जदारों पर शामत आएगी, अभी यह तौर नया है, इसलिए बाकायदा पूछताछ कर रस्में पूरी की जा रही हैं। अगर मैं भाग गया तो सचमुच की दुर्घटनाएं होने लगेंगी। एक मन यह भी कहता था, मात्र 8,000 रुपए के लिए इतनी बड़ी सजा? 8,000 या 57,000? कर्ज तो 8 ही लिए थे, तो क्या हुआ? ब्याज की शर्तें भी तो साथ ही स्वीकारी थी। वह मजबूरी थी, तो यह उनकी मजबूरी है। एक दूसरा ख्याल भी बार बार लगातार आ रहा था, काश मेरा कोई रिश्तेदार होता जो इतने पैसे मुझे इकट्ठा ही दे पाता। ऐन इसी पल दूसरे अज्ञात कर्जदारों की फिक्र हो आई। लगा वही मेरे रिश्तेदार हैं, और फिर भी मैं उन्हें जानता नहीं हूं। कर्ज का यह कारोबार इस दबे ढके ढंग से होता था कि किसी को जान पाना असंभव था। यह भी असंभव था यह भी संभव था कि कर्ज वसूलने के लिए जब लोग आपके घर आते हैं, और जिन पड़ोसियों के सामने किसी भी शर्मिंदगी से बचने के लिए आप सारी जोड़ जुगत कर रहे हों, उन्होंने भी कर्ज ले रखा हो, और वो इन लोगों को देखकर सारा माजरा समझ जाएं। फिर भी सारी कोशिश यही होती थी कि एक भी आवाज ऊंची न होनी पाए, पड़ोस के छज्जे को न कोई सोर लांघने पाए। मैं गन्नू को धोखा नहीं देना चाहता था। दूसरी तरफ अन्य लेनदारों का जीवन साफ साफ देख पा रहा था, पर मुझे अपना जीवन भी उतना ही प्यारा था। मैं जीना चाहता था। मेरे और अजय में शर्त लगी थी, मैं जल्द ही एक टीवी खरीदूंगा और दोनों बाप बेटे बैठकर टीवी देखा करेंगे। दरअसल अजय दूसरों के घर टीवी देखने चला जाता था। मुझे जीवन के किसी मोड़ पर खुद की आटा चक्की डालनी थी। मुझे अपना शरीर चाहिए था, एक संपूर्ण। रात के 3-3:30 बजे पत्नी ने कहा, आज सुबह। यह उम्मीद मुझसे रूठ चुकी थी कि मेरे पैर अब सही सलामत रह सकते हैं। शायद सुमित्रा के जेहन में कोई दूसरा शहर हो जहां हम जा सकते थे। मैं शिद्दत से चाह रहा था उठूं और सामान बांधने में पत्नी का साथ दूं, पर लेटा रहा। अनायास ही मेरे हाथ बाएं तो कभी दाहिने पैर पर चले जा रहे थे।
यह आत्महत्या के बराबर ही था, पर विदा से पहले मैं कम से कम एक दिन इस शहर को, अपने शहर को देना चाहता था। माना कि मेरा मददगार कोई न था, पर मदद की शर्त अख्तियार करें तो मैं ही किसके लायक था। लेकिन शहर में मेरे जानकार थे। सुमित्रा का तो शहर ही यही था। कोई इतना निर्णायक और इतना क्रूर भला कैसे हो सकता है। उसके पिता का घर, भाइयों की नौकरी, मोहल्ले के इतने परिचित। मेरे मन में शहर का नक्शा तैर रहा था। मेरे गांव के सुदर्शन भर मटियारी चौक पर गोलगप्पे का ठेला लगाते हैं। वर्ष में एक बार उनके यहाँ जाना होता है। 27-28 किलोमीटर दूर साइकिल से जाने के बाद थकान और निराशा में उनसे मिलने के का मन नहीं होता था। बातें उखड़ जाती थी। वो कहते थे, आज रुक जाओ। मैं हर वर्ष वापसी की राह में तय करता, अब कभी इस डगर नहीं आना। फिर भी न मालूम कैसे साल बीतते न बीतते राह की सारी मुश्किलें पसीज जाती। भोर का तारा हमें राह दिखाकर स्टेशन तक लाया। अजय की नींद नहीं खुल रही थी। ट्रेन में जब मैंने याद करना चाहा किन किन को मेरी स्मृति रहेगी, नाम से नहीं पर कई सारे ग्राहक चेहरे से याद आए जो आटा चक्की पर आकर मुझसे बातें करते हैं। मुझे अबूझ भी लगा कि उस उम्र तक मैं दोस्तों की जमघट नहीं लगा पाया। जो दोस्त थे छूटते गए। कुछ दोस्तों की स्मृति से हंसी भी आई, जैसे हरीश। बचपन में हम दोनों साथ साथ असफल हुए, पर बड़े होकर उसने इसी शहर में स्कूल का व्यवसाय डाल लिया। उसका नौकर गेहूं की बोरी लेकर आता है, जो मुझसे उड़िया में बात करता है, भाईना कहकर बुलाता है, मित्रवत हो चला है। जब रेलगाड़ी रफ्तार पकड़ने लगी तब मुझमें साहस की एक दो सांस आई। क्या पता बीते शहर में हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होता। इस ख्याल से राहत मिली, और उस राहत से नींद के भीतरी फाटक पर यह प्रश्न दिख रहा था, हम जा कहाँ रहे हैं। पत्नी कुछ बोल रही थी, पर नींद भीतर उसकी आवाज खुल नहीं रही थी। मैंने यह भी देखा कि हम दोनों तय कर रहे हैं, आगे का काम आटा चक्की पर नहीं करना है। कितनी बार मुझे उनके चेहरे दिखे जिनका कर्ज मुझ पर था। मुझे उन्हें लेकर तकलीफ थी, जैसे किसी से झूठ बोलने के बाद होती है। आप बड़े से बड़ा अपराध कबूल कर सकते हैं, पर झूठ बोलना नहीं। मुझे अपना ही नहीं, दूसरे का स्वीकारना भी भयावह लगता है कि उसने मुझसे झूठ बोला। करीब 24 घंटे के सफर के बाद हम जहां उतरे, उस शहर के नाम में कोई रस नहीं था कि याद रह पाता। हवा में कस्बे का आलस्य गंध दे रहा था। 2 दिन हमने शहर के चक्कर लगाए। कोई भी काम अगर हमें मिल जाता, मुझे या मेरी पत्नी को, तो मैं शहर के बाहरी छोर वाले आटा चक्की पर न जाता। यहाँ भी मालिक एक ही था, पर मशीन नई थी, ऊंची। लकड़ी के फट्टों की को ऊंचाई पर रखकर इस तरह बनाया गया था कि चक्की के मुंह में गेहूं का बोरी खाली किया जा सके। चक्की के मुंह में गेहूं का बोरा खाली किया जा सके। सॉरी। मुझे खुद भी नहीं याद कि मैंने ऐसा क्या कहा था जिससे उन लोगों ने मुझे काम पर रख लिया। मुझे याद है मैंने एडवांस मांगा था। मुझे लगा मैं अब भी सपने ही में हूँ। जब वो एडवांस के लिए तैयार हो गए, यही मुझे मालूम हुआ कि मैं चक्की का कामगार नहीं, बतौर घर का नौकर काम पर लिया गया। मालिक ने मेरा नाम पूछा, फिर मेरा नाम पुकारते हुए कहा, यह सामान घर ले जाओ, पैसा वहीं मिल जाएगा। जब मैं सामान की वो बोरी उठा रहा था तो पाया कि उसके नीचे की जगह सीली हो गई है। यह सब कुछ एक पल में देख पाया समाप्त हुआ दृश्य था। बोरी उठाने के बाद मुझे दिखा था कि घास का एक दबा हुआ टुकड़ा उठ गया है, जैसे कोई नींद से जगता है। जब मैंने बोरी सर पर रख लिया तो पाया कि घास के नुकीले तिनके सिर में चुभ रहे हैं। मुझे दूरी का अंदाजा होता तो बोरी उतार कर पहले घास झाड़ लेता, पर मुझे अंदाजा नहीं था। दूसरे, मुझे पत्नी को यह बताने की जल्दी थी कि यहाँ काम मिल जाता है। इस शहर में अप्रिय सिर्फ इतना हुआ, हम दोनों पति पत्नी को एक ही घर में नौकर का काम मिला। इसलिए भी मुझे चक्की पर रहना अच्छा लगता था। सेठ की दिली इच्छा थी कि अजय भी काम पर लग जाए। हमें भी खैर मनाने की
मोहलत नहीं थी। फिर भी इस उम्मीद पर कि जब तक चलता है चले, हमने अजय का दाखिला नजदीक ही कहीं करा दिया। पर तुम पूछोगे कि मैं यह सब क्यों बता रहा हूं। सेठ ने शहर के सबसे पुराने मोहल्ले में झगड़े में फंसे एक मकान के नीचे का एक कमरा दिया है। यह मकान किसका है नहीं मालूम। यह मकान अपने बासिंदों पर गली की तरह खुलता है। ऊपर के सारे तल्ले बंद हैं, फिर भी लगता है पुकार आती रहती है। कोई नाम लेकर बुलाता है। उस पुकार में इतनी लचक होती है कि मानो कोई बहुत पुराना परिचित बुला रहा हो, जिसके जबान पर रगड़ खाकर नाम लचक गया हो। शहर में आए कुछ दिन बीत गए थे। रात के 10 या 11 या 12 जैसा कुछ पूरे शहर में बज रहा था। बाहर से शोर जैसी आवाज आई। पहले हमने मटियाया, लेकिन आवाज आती रही। मैंने पत्नी से कहा, देखूं? उसने कहा, नहीं। मैं बाहर निकलने लगा। बेटा मेरे साथ हो लिया। उस गलियारे की यात्रा 30 से 40 फीट भर की रही होगी, इतनी छोटी जिनमें आप कल्पना की शुरुआत भी नहीं कर सकते। कुछ सोचना शुरू करता, इससे पहले ही मैं बेटे के साथ सड़क पर था। वहां जो चबूतरा था, उस पर 7 से 8 नौजवान थे। ज्यादातर तो नई उम्र के थे, पर 2 या 3 ऐसे थे जो देखकर ही पेशेवर जान पड़ते थे। इनमें से एक तो वह था जो हाल फिलहाल ही एक पत्रकार की जासूसी करते हुए पाया गया था, और जब पकड़ा गया तो पत्रकार की ही पिटाई करने लगा था। यह सब मैं उतनी ही देर में सोच पाया जितनी देर मैंने इन्हें देखने में लगाई। यह जरूर था कि मैंने उनकी ही तरफ देखा था, करीब 3 से 4 सेकंड। ईमानदारी से बताऊं तो मेरे देखने में नहीं था, तो भी इतना तंज तो था कि इतनी रात में शोर करने की क्या जरूरत। फिर भी मैंने वापसी की राह ली। उन लोगों ने आवाज लगाई। मैंने वापसी की अपनी चाल तेज कर दी। पाया कि अजय भी मेरे पीछे पीछे भागने के अंदाज में चल रहा है। हम कमरे के ठीक सामने थे कि 2 लोगों ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। पूछा, रुको भाई। मेरे पास 1 से 2 पल था। उनके हाल देखकर निर्णय लिया कि घर का दरवाजा खुलते ही ये लोग तीनों को बाहर निकालेंगे। इसलिए गनीमत इसी में समझी गई कि मैं अजय को लेकर इनके साथ बाहर निकल आऊं। जो इनका मेट था, उसने पूछा, क्या देखने आए थे? मेरे अपने स्वाभिमान का कोई मामला न था। होता भी तो मैं इनकी बातों का जवाब नहीं देता, पर मेरे साथ मेरा बेटा था। हर पल मुझे यही लग रहा था कि यह बच्चा इस पूरे मामले को कैसे देख रहा है। मैं उसकी तरफ नहीं देख रहा था, पर उसकी नजरें मेरी समूचे वजूद पर महसूस हो रही थी। मेट ने फिर दोहराया। इस बार के दोहराने में एक रेखाना शामिल था। क्या देखने आए थे? मैंने बेटे की नजर का ख्याल रखते हुए कहा। बहुत शोर हो रहा था। जवाब देते हुए ही मुझे लग गया था कि किसी भी पल ये लोग मारपीट पर उतर आएंगे। अगर मैं इस शहर का बासिंदा होता तो शायद ये लोग मेरे देखने का ख्याल नहीं करते। हो सकता था कि मेरी इज्जत भी करते, पर कुछ भी अनुमानित नहीं हुआ। वे लोग तू तड़ाक पर उतर आए, फिर गाली गलौज पर। मेरी मुश्किल थी कि मैं न ही इनसे उलझना चाहता था और न ही यह चाहता था कि कल को अपने बेटे से भी निगाह न मिला पाऊं। इसलिए विनम्रता की सारी पोटली उड़ेल दी। फिर भी वे लोग नहीं माने। एक ने पूछा, तू नेता है क्या बे? मैंने बे को भी जाने दिया। मुझे लगा, क्या पता बेटा इस बे के आशय से अनजान हो। मैं जब भी परिचय टालने जैसी बात करता, जैसे मैं भी इसी गली में रहता हूँ, आप सब मेरे पड़ोसी हैं, वे लोग मुझे जवाब में एक गाली थमा देते। सामने ही सड़क पर आती जाती तेज रफ्तार गाड़ियों के शोर में अगर किसी की गाली खो जाती, तो वह लड़का गाड़ी के गुजरने के बाद, शोर की परछाई तक के गुजर जाने के बाद इंतजार के बाद वही गाली दोबारा देता। हर गाली सुनने के बाद मैं इतना ही कहता, ऐसा न कहो भाई। एक ने हंस के यह भी कहा कि यह तो हिंदी बोल रहा है। हर गाली पर मेरा बेटा मेरी तरफ देखता। मैं नहीं समझना चाहता कि वो मुझसे क्या उम्मीद लगाए बैठा था। एक ने पूछा, तुम नौकर कहीं के चले हो शहर का थानेदार बनने? इस एक बात से मुझे लग गया कि इन लोगों को हमारे बारे में सब पता है।
मैंने तय कर लिया कि अब इनकी किसी भी बात का जवाब नहीं देना है। देर तक वे लोग गालियों में लपेट कर मुझसे तमाम बातें कहते रहे। मैं यह सोचता रहा कि बेटा इनमें से कुछ भी नहीं समझ रहा होगा। जब उन्हें लग गया कि वे मुझे उकसा नहीं पाएंगे, तो उनमें से एक मुझे जोर का धक्का दे दिया। मुझसे बेटे का हाथ छूट गया और मैं सड़क पर जा गिरा। एक गाड़ी गुजरी जो मुझे कुचले बिना ही निकल गई। उन लोगों को भी शायद दुख हुआ, इसलिए वे लोग वहां से भाग गए। मैंने महसूस किया कि बेटा मेरे मेरे पास आकर बैठ गया है। राहत हुई। बैठी हुई मानव आकृति को देखकर गाड़ियां एहतियात बरतेंगी। मैं देर तक गिरा रहा। मुझे उम्मीद थी कि देर तक गिरे रहने से वे लोग सचमुच में चले जाएंगे। यह सावधानी बरतते हुए मैं सड़क पर लगभग पसर गया। मुझे आश्चर्य तो तब हुआ जब पाया कि सड़क के रोम छिद्रों में से घास मुझे चुभ रही थी। लगा कि घास को भी उगने की यही जगह मिली है। धन्यवाद। बहुत ही जी बहुत ही इंटेंस कहानी एक आपने पढ़ी हमारे श्रोताओं के सामने चंदन जी। कर्ज की जिस समस्या को आपने यहाँ उठाया है, और मुझे प्रेमचंद जयंती की पूर्व संध्या पर हम लोग ये कहानी सुन रहे थे। बड़ा अजीब लग रहा है याद करना कि मैंने सड़क पर गिरा हुआ वो आदमी जो उगती हुई दूबों के बीच अपने को देख करके अतप्रभ है, कहीं वो होरी तो नहीं जिसे लैंप पोस्ट पर खड़े अपने उस चेहरे की याद आती है जिसपे आते जाते हर आदमी थूकते चला जाता है। प्रेमचंद के समय से लेकर आज तक के कारपोरेट समय में कर्ज की प्रकृति में क्या अंतर आया है चंदन जी, इस कहानी से गुजरते हुए आपने क्या महसूस किया, हम जानना चाहेंगे अपने श्रोताओं के लिए आपसे। कर्ज में क्या परिवर्तन आया है, यह एक तरह से मैंने कई बार जानना चाहा, और इसी जानने के क्रम में मैंने कर्ज विषयक 3 कहानियां लिखी हैं। एक ये तो अभी पढ़ी मैंने, दूध की वर्णमाला। एक दूसरी है नया, और एक है मित्र की उदासी। तो कर्ज मतलब मैं अगर स्टीरियोटाइप जैसी कोई बात करता हुआ न लगूं, तो ये कह सकता हूं कि जो भारत में 2-3 गंभीर समस्याएं हैं, क्योंकि सभ्यता बहुत पुरानी है तो समस्याएं भी उसी हिसाब से चली आ रही हैं, तो कर्ज उनमें से एक है। कर्ज का जो तांडव आप देखेंगे डाउन द लाइन, मतलब जैसे आप अगर किसी सब्जी वाले को जानते हैं जो रोज अपना ठेला लगाता है, या अपनी टोकरी लेके आती है कोई औरत, तो शाम को एक आदमी उसके पास आता है और उसका हिसाब बंधा हुआ है। वो 10 रुपए सैकड़ा लेकर जाता है, रोज का उसका होता है। सुबह वो लोग 100 रुपए देती हैं अपना ये उठाने के लिए, टोकरा उठाने के लिए, और शाम को हर जगह अलग सिस्टम होगा। मैं सबका एक जैसा होने का दावा नहीं करता, लेकिन ये चीज जो मैं बता रहा हूँ तो मैंने धनबाद में लाइव देखा था, बहुत आज से करीब 20-22 साल पहले। तो अब ये तो मैं आपको एक प्रोसेस बता रहा हूँ, समस्या और इसका परिणाम कितना जटिल है, कितना गहरा है, ये थोड़ा सा मैं अभी इस सवाल के लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन यस, ये बड़ी ही एक डेंजरस समस्या है। हमें लगता है कि ये बैंक के जो कर्ज हैं, अक्सर हम लोग बैंक के कर्जों की तरफ बात करते हैं, लेकिन एक्चुअली जो लोन शार्क हैं, एक मौजूद उदाहरण याद आ गया है। मैं बता दूं कि आज जो नई शिक्षा नीति की बात हो रही है, तो अमेरिका में शिक्षा नीति को लागू करवाने वालों में लोन शार्क्स भी थे। कई बार वो लोग भी कोर्स डिजाइन करते हैं कि कौन से कोर्स में ज्यादा लोन जाएगा।
मुझे लगा कि मुझे ये बात यहाँ बतानी चाहिए और कभी दूसरे तरीके से मैं बताऊंगा इसको डिटेल में, भारत में जो कर्ज की पारंपरिक समस्या रही है उस पर। चंदन जी, आप एक जो है सजग रचनाकार हैं। अपने पात्रों को आप कैसे ढूंढते हैं हमारे समाज के भीतर? अगर इस पहलू पे भी थोड़ा प्रकाश डालते, कैसे जो है पात्र आपको मिलते हैं समाज में, अपने भीतर और जगहों पे देखते हुए? कैसे आप महसूस करते हैं कि इसे जो है हमारी कहानी का विषय होना चाहिए, इसे हमारी कहानी का चरित्र होना चाहिए? अभी तो सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने अभी कुल तो लगता है 20-22 कहानियां लिखी हैं, तो इन सवालों पर का जवाब देने के लिए बहुत बहुत छोटा हूं मैं। लेकिन जैसे उदाहरण के तौर पे बताऊं मैं, तो सिटी पब्लिक स्कूल कहानी है, या रेखा चित्र में धोखे की भूमिका। तो रेखा चित्र में धोखे की भूमिका मैंने, जो अताउल्ला खां का एक दौर चला था, उसके वो जो उस समय में हम लोग बड़े हो रहे थे, छोटे बच्चे थे, और जो बड़े लोगों की तरफ जिस निगाह से देखते थे, उनका हाव भाव, कैसे हर गांव से एक न एक आदमी आपस में बातें करते थे। वो कितना गए बम्बई कोई नहीं जानता, कोई ना कोई सिनेमा में काम करने के लिए बात करता ही था। और वह जो एक पूरा दौर था, मतलब प्री 90s का जो एक रोमान था, उसको लेकर मैंने वो कहानी बुनी थी। दूसरा सिटी पब्लिक स्कूल, तो एक दिन बस ऐसे ही मैं छत पे खड़ा था और देखा कि एक लड़का बाइक पे जा रहा है और पीछे एक लड़की बैठी है स्कूल ड्रेस में। और मुझे क्या लगता है कि दुनिया में सबसे सुंदर अगर कभी कोई लगता है, लड़का या लड़की, तो अपनी स्कूल ड्रेस में। वो एक, मतलब मेरा अपना मन का मेरा हो सकता है, और उस पर उस छवि को देखकर वो दांतों में चश्मा दबाए हुए थी और अपना बाल पीछे ठीक कर रही थी। इस एक शॉट को लिखने के लिए मैंने वो कहानी लिखी, सिटी पब्लिक स्कूल वाराणसी। ऐसे ही जंक्शन एक कहानी मेरी है। जंक्शन में जो एक भीड़ वाले हमले का प्रसंग है, वो तो हमारी आंखों के सामने घट गया था, तो वो एक तरह से उबरने के लिए लिखा गया, वो लिखी गई वो कहानी। तो ऐसे ही कुछ कहानियां हैं। चंदन जी, अभी आपने नमक का दरोगा पर एक बहुत ही सुंदर टिप्पणी लिखी थी, जी और मौका भी है थोड़ा, हम ये जानना चाहेंगे कि प्रेमचंद के समय के जो पात्र हैं, वे पात्र क्या आज, मतलब उन पात्रों का आज के समय में किस रूप में विकास हुआ है? क्या वे चरित्र हैं, या समय ने उनको जो है रिप्लेस कर दिया है और उनकी जगह पे नए किरदारों को खड़ा कर दिया है, जिसे जानना समझना और जिसकी पेचीदगी को व्यक्त करना अभी बाकी है? नहीं, बिल्कुल। बहुत अच्छा है। मुझे ये बात मुझे कहनी थी नमक का दरोगा पर। नमक का दरोगा उसी की कहानी की बात करते हैं। एक्चुअली वो कहानी मेरे लिए अपनी सीमित समझ में, और अब जाकर इतने तरीके से खुल रही है। अभी मैंने एक उसका दूसरा पार्ट लिखा था नवभारत बोर्ड के लिए, तो अभी मतलब 2 दिन पहले। जी जी। और आप जिस पाठ की बात कर रहे हैं वो नमक वाले में, नमक के किरदार की बात कर रहे हैं। तो इसमें 2 तरह की बातें हैं। एक तो आपने जो अपना फ्रेम रचा है, उस फ्रेम में तो वो सारे पात्र एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्यों? आज भी वैसे लोग हैं, और बहुत संख्या में हैं, जिनकी अपनी नैतिकता है, जिन्होंने नैतिकता को और अपने एथिक्स को अपने हिसाब से, और वो कोई स्वार्थी हिसाब नहीं कह रहा हूं, अपनी लर्निंग, अपनी समझ, और जो दुनिया वो देखते हैं, एक ऐसी दुनिया जिसमें शाम को उनको एक ये अपराध बोध न महसूस हो कि उनसे आज गलती हुई है, वो दूसरे फ्रेम में देखने पर हो सकता है कि हमें लगे कि यार ये क्या बचपना है, या क्या कौन से जमाने की बात है। तो मैं हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहा हूं। वह फ्रेम जो है, जो अपना हम इंडिविजुअल फ्रेम बनाते हैं, उसमें ईमानदार, नैतिक और
जो जो हर वो सुंदर गुण है जो मनुष्य में होने चाहिए, उसको लेकर अपने हिसाब से अपना जीवन जीने वाले लोग आज भी मौजूद हैं। और वो सारे पात्र जिनकी आप बात कर रहे हैं प्रेमचंद के जमाने से, वो सारे के सारे पात्र वेरी मच रेलेवेंट हैं अभी, और अभी भी एग्जिस्ट करते हैं हमारे जानने समझने में। चंदन जी, ये एक आखिरी सवाल आपकी कथा पीढ़ी से, जी और उस प्रश्न से आप लोग भी गुजरे ही होंगे। बार बार एक प्रश्न नई पीढ़ी नए लेखन की ओर उछाला जाता है कि कमिटमेंट का अभाव है। और कोई पहली बार शायद नहीं मैं पूछ रहा हूं, लेकिन आप लोगों की रचनाओं को पढ़ते हुए तो वो नहीं महसूस होता। खास करके चंदन पांडे को पढ़ते हुए, मनोज पांडे को पढ़ते हुए, विमल को पढ़ते हुए, क्यों ये लगता है कि मैंने बावजूद इसके एक प्रश्न अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो कहीं न कहीं कोई समस्या होगी कंसर्न की और कमिटमेंट की। प्रेमचंद के समय से जोड़ते हुए अगर हम कहें तो विचारधारा और साहित्य का संबंध बहुत जो है स्पष्ट रहा है। खुद प्रेमचंद ने भी कई जगह इसको लिखा है। रचना के लिए प्रतिबद्धता को आप लोग किस तरीके से लेते हैं, और प्रतिबद्धता को रचना में कैसे आना चाहिए, इस पे एक रचनाकार के रूप में आपका पक्ष जो है हम लोग जानना चाहेंगे। प्रतिबद्धता भी, चूंकि मेरे पास बहुत ही वेल डिफाइंड जो 4-5 शब्द होते हैं उसमें नहीं, इसलिए मैं आपको अपने हिसाब से बताऊंगा। एक तो हम लोग अभी नए नहीं रहे, मतलब 15-20 साल हो गया लिखते हुए, तो ठीक ठाक पुराने हो गए। और दूसरा जो पुराना जो कमिटमेंट की बात उठती है तो उसको मैं इस तरीके से देखना चाहता हूं कि आखिर में कमिटमेंट किस स्तर पे, हमारे लिखने के स्तर पे या जो संघर्ष हमारे देश समाज में चल रहे हैं उनमें अपनी भागीदारी के स्तर पे। ये दो ही स्तर हैं कमिटमेंट चेक करने के। क्योंकि यह कहना कि प्रतिबद्ध कोई रचनाकार सायास होता है अपनी रचना के भीतर, यह कोई रचनाकार के ऊपर नहीं है। जो पिछला शतक रहा है, पिछला जो ये रहा है, क्या बोलते हैं, सेंचुरी, उसमें बट नेचुरल पॉलिटिक्स ने सभी विधाओं को एक तरह से अब ओवर आर्च कर लिया है, अपने अपने भीतर समेट लिया है, तो उसके बियॉन्ड कोई नहीं है। सो बीइंग नो पॉलिटिकल इज ऑल्सो पॉलिटिकल। तो राजनीतिक तो आप हैं, वो किस लेवल पे आपकी तैयारी है, कितना डिटेल कर पा रहे हैं, ये अलग मायने की बात है, लेकिन राजनीतिक तो हर कोई है। प्रतिबद्धता का जो दो मैंने पॉइंट उठाया कि आप अपनी रचना के भीतर या रचना में प्रतिबद्ध है कि नहीं, या अपनी कला जो आपने चुनी है, वह एक प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है कि जो संघर्ष चल रहे हैं उसमें अपनी भागीदारी। तो भागीदारी का जहां तक सवाल है तो जाहिर सी बात है, वैसा अपनी बात मैं करूंगा चंदन पांडे की, तो वैसा मेरा कोई अभी तक मैंने किसी स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया हो अदर देन जो इंडिविजुअल लेवल्स पे रहे हों, ऐसा नहीं हुआ है। तो अगर उसको आप अनकमिटेड होना कहते हैं तो आई एग्री अपॉन दैट। लेकिन रचना धर्म में जो अपना जो हमारा विषय है, जो हमारा फॉर्म है, जिस आर्ट से हम जुड़े हुए हैं, कहानी से, उसमें अगर कमिटमेंट की बात करते हैं तो वहां मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो वहां मैं छोड़ता हूं जो हमको जानने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, जो कहानी के जानकार लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो बताएंगे कि हम लोग किस लेवल पे कमिटेड हैं। ये मेरा चंदन जी एक प्रश्न जो है स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये हमारे श्रोताओं की तरफ से आया है। अगर इस प्रश्न का आप जवाब देना चाहें। एक प्रश्न आपके सामने होगा। प्रेमचंद के रचना शिल्प से आज के रचना शिल्प में परिवर्तन पर थोड़ा प्रकाश डालें। प्रेमचंद और जो बड़े रचनाकार हुए उन पर, उनकी रचना शिल्प पर बात करने के लिए मतलब सूरज को दिया दिखाने जैसा हो जाएगा। लेकिन एक चीज मुझे लगता है कि कहानी एज अ फॉर्म, इसने अपने आप को
डेवलप किया है। कहानी ने एज अ एक विधा के तौर पर खुद ब खुद एक विस्तार, जो समय के साथ कोई भी एक लाइव चीज़ जो होती है वो अपने आप को विकसित करती है, तो कहानी ने अपने आप को विकसित किया है। और यह प्रेमचंद के बाद मतलब अनेक लोगों ने अपने अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट किया, और हम लोगों ने सबको पढ़ते हुए सबको एसिमिलेट करने की कोशिश में हम लोग किसी को छोड़ नहीं सके। और ये अच्छा है बुरा है, इस पर मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, लेकिन हम लोगों ने सबको एसिमिलेट करने की कोशिश करते हुए आगे उस कहानी विधा को बढ़ाने की बात सोची है, या करते हैं, कोशिश करते हैं। चंदन जी, आपने पिछले सवाल के जवाब में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी कि बतौर रचनाकार जो हमारे समय की राजनीति है उसने हमको अपने भीतर पार्टिसिपेट करने के लिए अनिवार्यतः एक पक्ष बना दिया है। बतौर रचनाकार आप राजनीति से अपने जो है उदासीन नहीं रह सकते, और उसको रिफ्लेक्ट करते हुए आपको कमिटेड होना ही पड़ेगा। उसके बराबर में आपको जो है एक पोजीशन लेनी ही होगी। इसी प्रश्न को बढ़ाते हुए मैं ये जानना चाहूंगा कि आज का जो समय है वह पिछले समय से जो है कई मायने में काफी जटिल समय है, और इस अर्थ में भी कि एक रचनाकार की संवेदना पर भी कई तरीके के दबाव हैं। खुद उसकी अभिव्यक्ति भी जो है कहीं न कहीं सेंसरशिप के दायरे में है। तो इस सेंसरशिप को कैसे जो है महसूस करते हैं, इस समय को आप लोग कैसे फील करते हैं, और इसका रचनात्मक प्रतिरोध विकसित करने के लिए किस तरीके के टूल्स का इस्तेमाल अपनी कहानियों में, रचनाओं में करना आप लोगों को जरूरी लगता है? क्योंकि लेखकीय प्रतिबद्धता जो है अब क्वेश्चन के माने उसके ऊपर सेंसरशिप के खतरे लगातार बढ़ते गए हैं, और कई तरीके के जो है दबाव हम महसूस कर रहे हैं लगातार। तो लिखने की कीमत चुकाते हुए लेकिन लिखना जारी रखने का जो दबाव एक रचनाकार के सामने होता है, इसे कैसे आप लोग जो है डील करते हैं, इस समस्या को अपनी रचनाओं के भीतर? शुक्रिया इस सवाल के लिए। दरअसल सेंसरशिप भी अनेक चरणों में है। जैसे अगर हम टोटल लिखने की बात करें समग्रता में, तो जो पत्रकार या जो आरटीआई एक्टिविस्ट जिस तरीके से इस सेंसरशिप को फिजिकली, मोरली, हर तरीके से फील कर पा रहे हैं, वह एक राइटर, मतलब वह एकदम जो होता है ना कि फर्स्ट हैंड सेंसरशिप नहीं हम लोग महसूस कर पाते एज ए कहानीकार, क्योंकि हमारे पास विषय से दूरी बरतने का एक स्कोप है, समझ लीजिए वो विधागत है। लेकिन जो सेंसरशिप या जो प्रॉब्लम्स, सिर्फ सेंसरशिप ही नहीं, जो भी प्रॉब्लम एक आरटीआई एक्टिविस्ट अपने लिखने के कारण या पत्रकार अपने लिखने के कारण दूर दराज के क्षेत्रों में फेस कर रहे हैं, वह तो सच में बहुत ही दुखद और मतलब बर्बरता की हद तक का है। लेखक के तौर पर जो सेंसरशिप की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वो मुझे लगता है कि भारत के संदर्भ में, अगर यही रसिया होता तो शायद बात दूसरी कहलाती, लेकिन भारत के संदर्भ में यह सेंसरशिप इंटरनल ज़्यादा है। सरकार पता नहीं किस घमंड में या कैसे अभी लेखकों को या कहानियों की बात करें तो उतना तवज्जो नहीं देती, कम से कम हिंदी की बात करें तो इसलिए वह सेंसरशिप अभी वहां तक नहीं उतरा है। भविष्य में क्या होगा ये राम जाने, लेकिन अभी जो सेंसरशिप हम लोग महसूस करते हैं वो, एटलीस्ट मैं करता हूं, वह इंटरनल ज्यादा है। मतलब हमने जो, जैसे अभी प्रेमचंद की जो बात उठी थी ना, अब आई थिंक अब ये सवाल से जुड़ेगा कि जो एक कथा परंपरा बनाई है, उस कथा परंपरा के दायरों में रहने की जो बात है वह एक सेंसरशिप है। मैं कई बार उसको मैं कैसे समझाऊं, मैं उसको तोड़ने के लिए मतलब एकदम से कुछ अलग लिखने का अगर प्लान बनता भी है तो नहीं हो पाता है। उसमें दो तरह का सेंसरशिप है कि फिर आपको सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कुछ भी आप
कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकती। दूसरा, जो जो भी एक पाठक समूह है या जो एक पाठकीयता बनी है हमारे आसपास, उसको लेकर जो एक दबाव है कि आपको जैसे कुछ मुद्दों को ट्रीट करने का, जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताऊं कि जो होलोकास्ट का दौर रहा, उस पे आपने देखा होगा कि कुछ रचनाएं कॉमिक स्पिरिट में भी बन सकी। समग्रता में तो बहुत दुखद थी, लेकिन जैसे लाइफ इज ब्यूटीफुल, तो उसके कुछ दृश्य बहुत हिलेरियस हैं। वह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि होलोकास्ट को देखने के लिए तमाम लोग तरह तरीके का एंगल, तरह तरह के कोण लेके आ रहे थे, तो उस बीच में वह एक एंगल भी संभव हो पाया। लेकिन अभी क्या हो रहा है हमारे यहाँ कि जैसे एक थोड़ा सा, हालांकि एक ओवर स्टेटमेंट हो जाएगा, लेकिन एक एकांगी दृष्टिकोण जैसा है चीजों को समझने का, या फिर अगर काम हो भी रहा हो तो हो सकता है मेरी निगाह से ना गुजरा हो। तो सेंसरशिप पे मुझे यही कहना है। ना जी, दो सवाल जो है एक ही दर्शक ने आपसे पूछा है। पहला आपके सामने स्क्रीन पे है, दूसरा भी मैं स्क्रीन पे कर रहा हूँ। अगर इन सवालों पर आप कुछ कहना चाहें तो कर सकते हैं। हालांकि ये प्रश्न जो है कहानी और हाँ, ये वैसा ही प्रश्न है जैसा आपने कमिटमेंट वाला पूछा था कि रोजगार कमिटमेंट वाली जो बात आई थी, तो ये आज लोगों के पास रोजगार की अत्यधिक समस्या है, इस पे हमारी क्या राय है? एक प्रश्न और है इनका, एक प्रश्न ये जो है भी इनकी तरफ से आया है। दोनों प्रश्नकर्ता एक ही हैं, प्रदीप कुमार सिंह जी प्रश्न रख रहे हैं। ये दो प्रश्न हैं इनके, चाहे तो दोनों का मिला जुला करके जवाब दे सकते हैं या नहीं। दोनों प्रश्न का अलग अलग वैल्यू है, मैं समझ पा रहा हूँ। नास्तिक नेशन तो दरअसल एक वेबसाइट है, या अगर आप राष्ट्र के बारे में पूछ रहे हैं तो एक ऐसी संकल्पना जिसमें हम किसी भी धर्म या इससे किसी भी पूर्व के किसी भी बंधन से मुक्त हों, जो एक प्रेशर हम लेते हैं सामाजिकता के और ईश्वर के धर्म के नाम पे। दूसरा जो आपका सवाल था वो बड़ा मौजूद है, रोजगार की समस्या ये तो और विकराल ही होने जा रही है, और जब तक कोई ऐसा कोई पॉलिसी मेकर नहीं आता है जो लोगों को प्रायोरिटाइज करे, लोगों को प्रायोरिटी पर रखे, अपनी जनता को, तब तक यह समस्या दूर नहीं होनी है। पिछली बार आपने देखा होगा, हालांकि वो टोटल एक कैपिटलिस्टिक मॉडल था मनरेगा वाला भी, कि पैसा आएगा तभी वो खर्चा होगा, और शायद उसी बिना पे उसी तर्ज पे कुछ देश अपने नागरिकों को बेरोजगारी भत्ता भी देते हैं ताकि वो अपना जीवन यापन तो करें ही, इकोनॉमी भी मूव करता रहे। उससे सबका जीवन थोड़े से रिलीफ में रहता है। तो कम से कम उतना भी, न्यूनतम भी सोचने वाला होना चाहिए। अब आज हम अगर सिर्फ हम अपनी बात करें, मतलब पुरुषों की और स्त्रियों की रोजगार की, तो वो तो मैं समझता हूँ कोई गिनती में नहीं है। कल परसों की कोई खबर है जिसमें राज्य अपने जीएसटी नहीं पाने जा रहे हैं, जो उनका अपना जीएसटी का पैसा था। वो बहुत ही बुरे हालात हैं, और मैं समझता हूँ कि ये कोई भी गवर्नमेंट, वो चाहे कैपिटलिस्ट ही क्यों ना हो, क्योंकि आज के ज़माने में एकदम से कोई दूसरी व्यवस्था के बारे में उम्मीद करना या एक लाइन में बोल देना कठिन होगा। एक कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट भी हो बट वो प्रो पीपल हो, तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी राहत होगी, थोड़ी सी मोहलत मिलेगी लोगों को। इस रेजिम में तो नहीं पॉसिबल है कोई भी रोजगार की अच्छी बात। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी। 8 बजने को है, हम लोगों का समय यहाँ समाप्त होता है। जनमत के आमंत्रण पर रचना पाठ के लिए पधारने और महत्वपूर्ण परिचर्चा में भाग लेने के लिए जनमत की ओर से आपका बहुत शुक्रिया, आभार। समकालीन जनमत परिवार आपके दीर्घ रचनाकार जीवन के लिए शुभकामनाएं आपको प्रेषित करता है, और ये सिलसिला चलता रहेगा। आगे किसी मुकाम पे हम फिर मिलेंगे। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। सबका धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद।